नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत इतना बड़ा, इतनी तरह के लोग, भाषाएं, संस्कृतियां, ये सब एक साथ मिलकर चलता कैसे है? आज हम इसी सवाल के जवाब की एक बहुत जरूरी कड़ी को समझेंगे, जिसे कहते हैं संघवाद। तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इतने बड़े और अलग-अलग रंगत वाले देश पर शासन होता कैसे है? देखिए, जवाब है संघवाद। लेकिन संघवाद क्यों जरूरी है, ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि भारत को एक साथ चलाना, ये चुनौती आखिर है कितनी बड़ी। एक अंदाजा लगाने के लिए बस ये सोचिए, भारत का सिर्फ एक राज्य, उत्तर प्रदेश, उसकी आबादी पूरे रूस देश से भी ज्यादा है। अब कल्पना कीजिए कि एक ही सरकार दिल्ली में बैठकर इतने बड़े देश को कैसे चला सकती है। वाकई ये बहुत मुश्किल काम है। और बात सिर्फ जनसंख्या की नहीं है, ये विशालता है भाषाओं की, संस्कृतियों की, रहन-सहन की। कई राज्य तो अपने आप में इतने विविध हैं कि वो खुद एक छोटे देश जैसे लगते हैं। ऐसे में ये साफ है कि कोई एक केंद्र, एक राजधानी हर किसी की जरूरतों को नहीं समझ सकती। ये लगभग नामुमकिन है। तो फिर इस जबरदस्त चुनौती का समाधान क्या है? वो कौन सा सिस्टम है जो इस विविधता को संभालता है? जी हां, जवाब है संघवाद। अच्छा, तो ये संघवाद आखिर है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। संघवाद का मतलब है पावर शेयरिंग, यानी सत्ता का बंटवारा। इसमें सारी ताकत एक जगह नहीं होती, बल्कि उसे सरकार के अलग-अलग लेवल, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांट दिया जाता है। ये उस सिस्टम का ठीक उल्टा है जिसे हम एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। वहां सारी की सारी पावर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन संघवाद में ऐसा नहीं है। यहां राज्य सरकारें भी अपने आप में ताकतवर होती हैं और वो अपने रोजमर्रा के कामों के लिए सीधे केंद्र को जवाब नहीं देती। और भारत में जो मॉडल है वो बड़ा दिलचस्प है। इसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी सबको साथ लेकर चलने वाला संघ। इसका मतलब यह है कि एक बड़े देश ने खुद ही अपनी ताकत को राज्यों में बांटा ताकि इतनी विविधता को आसानी से संभाला जा सके। हाँ, इसमें एक बात खास है, केंद्र सरकार राज्यों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो चलिए अब जरा इसके ब्लूप्रिंट को देखते हैं। मतलब हमारे संविधान ने इस पावर शेयरिंग के पूरे सिस्टम को कागज पर कैसे उतारा है। देखिए, शुरू में तो सरकार के दो ही लेवल थे, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें। लेकिन फिर महसूस हुआ कि लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है, लोगों के और भी करीब, तो एक तीसरा लेवल भी जोड़ा गया, लोकल गवर्नमेंट, यानी हमारी पंचायतें और नगर पालिकाएं। अब ये पावर बटेगी कैसे, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए संविधान में 3 लिस्ट बनाई गई हैं। पहली, यूनियन लिस्ट। इन विषयों पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। दूसरी, स्टेट लिस्ट। इस पर कानून बनाने का हक राज्यों का है। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन हां, एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर दोनों के बनाए कानून में कोई टकराव हुआ तो माना केंद्र का कानून ही जाएगा। मगर देखिए, नियम कानून कागज पर बना देना एक बात है, असली परीक्षा तो तब होती है जब वो जमीन पर लागू होते हैं। भारत में संघवाद की असली कहानी लिखी है यहां की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने। सही मायनों में भारत में संघवाद की कामयाबी का राज सिर्फ संविधान में नहीं, बल्कि लोकतंत्र की उस भावना में है जिसे हम जीते हैं। और इस भावना की असली परख 3 बड़े मामलों में हुई। सबसे पहली और बड़ी परीक्षा थी भाषा को लेकर। हमारे देश में कोई एक भाषा ऐसी नहीं है जिसे आधे से ज्यादा लोग अपनी मातृभाषा कहते हों। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन वो भी सिर्फ करीब 44% लोगों की ही मातृभाषा है। तो जाहिर है किसी एक भाषा को सब पर थोपा नहीं जा सकता था। तो फिर इसका हल क्या निकला? हल निकला लचीलेपन में। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत समझदारी दिखाई। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, राष्ट्रभाषा का नहीं। इसके साथ ही 22 दूसरी भाषाओं को अनुसूचित भाषा यानी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया। इससे सभी बड़ी भाषाओं को सम्मान मिला। और
सरकारी काम के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल भी जारी रहा। इस तरह एक बहुत बड़े विवाद को टाल दिया गया। दूसरा बड़ा टेस्ट था केंद्र और राज्यों के रिश्तों का। आज़ादी के बाद कई दशकों तक केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होती थी। तब केंद्र अक्सर राज्यों की ताकत को नजरअंदाज कर देता था। लेकिन 1990 के बाद सब कुछ बदल गया। गठबंधन सरकारों का दौर आया। अब केंद्र को राज्यों की पार्टियों की जरूरत पड़ने लगी और यहीं से राज्यों की आज़ादी का सम्मान करने का एक नया कल्चर शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों से इस रिश्ते को और मजबूत किया। और अब आते हैं भारतीय संघवाद के सबसे बड़े और क्रांतिकारी कदम पर। वो था सत्ता को और नीचे तक ले जाना, मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंचाना। सोचिए 1992 से पहले क्या होता था। गांव की पंचायतें तो थीं, लेकिन वो बस नाम की थीं। ना तो उनके चुनाव टाइम पर होते थे, ना ही उनके पास अपना कोई पैसा या अधिकार होता था। वो पूरी तरह से राज्य सरकारों की दया पर थीं। मतलब असली विकेंद्रीकरण था ही नहीं। लेकिन फिर आया साल 1992 और एक ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन। इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव नियमित रूप से कराना जरूरी हो गया। एससी, एसटी और महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गईं। और सबसे बड़ी बात, राज्य सरकारों को अपनी कमाई और अपने अधिकार इनके साथ बांटने के लिए कहा गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट यहीं शुरू हुआ। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 36 लाख। आज भारत में करीब 36 लाख चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ लोकल लेवल पर हैं। अरे ये संख्या तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इसी को कहते हैं लोकतंत्र को हर दरवाजे तक पहुंचाना। तो इस पूरी कहानी का, भारत की इस फेडरल जर्नी का सार क्या है? हम इससे क्या सीखते हैं? देखिए, भारत में संघवाद की कामयाबी का राज सिर्फ किताबी नियमों में नहीं, बल्कि इसकी आत्मा में है, इसकी भावना में है। और वो भावना है लोकतंत्र की। एक ऐसी भावना जो कहती है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं और हमें एक दूसरे की इस भिन्नता का सम्मान करना है। तो अगर हम इसकी उपलब्धियों को देखें तो इसने लोकतंत्र को जड़ों तक मजबूत किया है। इसने लाखों महिलाओं को घर से निकालकर राजनीति में एक आवाज दी है। और सबसे बड़ी बात, इसने दुनिया को दिखाया है कि कैसे इतनी सारी अलग अलग पहचानों के साथ भी एकता के सूत्र में बंधा जा सकता है। हाँ, ये सच है कि आज भी चुनौतियां हैं और ये सिस्टम लगातार बदल भी रहा है, इवॉल्व हो रहा है। और यही बात हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। भविष्य में, आने वाले समय में विविधता और एकता का ये नाजुक संतुलन कैसे बना रहेगा? शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।